नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। 4 बजे की बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली खबर हम लेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारे भत्ते को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि एक मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि ये कानून सभी धर्म की शादीशुदा महिलाओं पर एक समान रूप से लागू होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और उसके बाद भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सीआरपीसी की 125 धारा के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता लेने का अधिकार मिलता है और जो नया कानून लागू हो चुका है बीएनएसएस, इसके धारा 144 भी इस बात की इजाज़त देती है कि किसी भी तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता अपने पति से लेने का अधिकार है। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है। 3 तलाक के बाद संभवतः ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा फैसला आया है, क्योंकि ये जो तलाक का मामला होता है ये काफ़ी गंभीर होता है, किसी भी महिला के लिए बेबसी और लाचारी का सबब बनता है। ऐसे में अगर उसे गुजारा भत्ता मिल जाए तो शायद उसकी बाकी ज़िंदगी संवर जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हर तरफ चर्चा चल रहा है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमा-ए हिंद ने कहा है कि इस मामले में वो अपने लीगल टीम से बातचीत करेंगे, फिर आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज देर शाम तक ये बैठक भी होने की संभावना है। बैठक बुला ली है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। चलिए इस खबर पर हम बातचीत करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी इरशाद अली। इरशाद, जाहिर सी बात है ये जो फैसला आया है यह ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। जी इरशाद। जी सर। ये फैसला ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट से ये जो गुजारे भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है वो सच में अद्भुत है और बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो अपने पति से भरण पोषण की ये जो कानून जो मांग है, जो अदालत से सभी धर्मों के शादीशुदा महिलाओं के समान रूप से लागू होना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत और उलमा-ए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों का भी कहना है कि लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और उसके बाद भविष्य में कार्रवाई के लिए बड़े फैसले किए जाएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, तलाक जो होता है किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ा दंश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 तलाक की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। जो नया कानून आया है उसके बाद से इस तरह का संभव नहीं है, वरना छोटी छोटी बातों पर तलाक का जो मामला सामने आता था वो महिलाओं का जीवन दुभर कर देता था। अब महिलाओं को कम से कम इतना अधिकार तो है कि अगर किसी कारण से तलाक हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अदालत ने दोनों के लिए साफ तौर पर कहा है कि बराबरी से ये मामला लागू होता है, ये फैसला लागू होता है। बीएनएसएस जो नया 3 कानून लागू हुआ है देश में, उसकी भी धारा 144 इस बात की इजाज़त देती है। और 1986 में जब शाहबानो केस था वहाँ भी भत्ते को लेकर ही मामला आया था और कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया था कि महिलाओं को भत्ता लेने का अधिकार है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, यह तलाक के बाद अगर भत्ता उसको मिल जाता है तो महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। देखिए, बात की जाए दिल्ली में जो वुमेन्स या महिला आयोग है, उसमें बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है, फिर उसके बाद उनके ससुराल से, उनके मायके से उनको कनेक्टिविटी नहीं रहती है। जो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं, वो किसी भी धर्म से आती हो, चाहे वो सिख धर्म से आती हो, चाहे वो हिंदू धर्म से आती हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से आती हो, सभी परेशान रहती है, दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं उन महिलाओं को राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो फैसला है सच में एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिसका सच में सम्मान करना चाहिए। इरशाद, कुछ लोगों से बात हुई होगी, क्या महिलाओं का कहना है कि इस फैसले के बाद उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा हासिल हो पाएगी? फैसले को लेकर आज ही सुबह एक महिला जो कि कड़कड़डूमा से जब मैं निकल रहा था तो उनकी भी डिवोर्स के मामले में जो खर्चे का मामला चल रहा था कोर्ट में, तो ये उसी के बारे में मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरे साथ इंसाफ होगा
या फिर उनके जो घर के जो चौखटे हैं वो शायद उनके लिए दोबारा खुल जाए, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला है इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को या उनके परिवार पे फर्क पड़ने वाला है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि इसको चर्चा को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते उलेमा हिंद जैसे संगठन जो हैं अभी भी कोई लीगल रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कितने बजे की बैठक है उनकी? चूँकि लीगल टीम की बैठक बुला ली गई है, उसमें क्या कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं? किसी से कोई बात हुई और साथ? सर अभी बात कनेक्टिविटी हो नहीं पाई है। जो दिल्ली के जमात उलमा अध्यक्ष का मैंने कॉल भी मिलाया था, क्योंकि बात अगर शरिया की करें, मुस्लिम धर्म के लिए शरिया का जो संविधान है वो भी एक अहम रखता है। तो शायद मुस्लिम पक्ष जो है वो कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अक़लियत से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था, वो भूरी तारीफ़ कर रही हैं, इस फैसले का भरपूर तरीके से स्वागत कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ अब अन्याय नहीं होने पाएगा। जी इरशाद। सर महिलाओं की अगर बात करें तो मुस्लिम जो समुदाय की महिला है वो तो दिल खोल के इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिनको शायद ये फैसला बुरा लगा। ये जाहिर सी बात है, जब 3 तलाक का मामला भी 3 तलाक को लेकर के कानून बना था तो उस वक्त भी विरोध का स्वर उभरा था। भारत की ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी फैसला ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके प्रतिरोध में कोई खड़ा ना हो। लेकिन हमें लगता है कि बहुसंख्य जो महिला हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों या हिंदू हों, इस फैसले का वो स्वागत करती हुई नजर आएंगी। इरशाद। फैसले का आपको बता दें कि अभी इस बात का जो खुलासा है, यानी कि जो लोगों तक ज्यादातर एक खबर पहुंची नहीं है, लेकिन शाम तक शायद जब ये खबर खुलेगी इस फैसले को सारे देश में पता चलेगा, तो शायद शाम का माहौल कुछ और देखने को मिले। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। जी इरशाद, हम चाहेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है आप निश्चित तौर पर हमें मुहैया कराएं, जिससे हम दर्शकों को दिखा सकें कि इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि ज़्यादातर महिलाएं बड़ा राहत का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद अब उनके साथ अन्याय संभवतः नहीं हो पाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। निश्चित तौर पर किसी भी महिला के लिए एक तो उनके पति से उनकी दूरी हो जाना इस तलाक के जरिए, और उसके बाद 2 जून रोटी के लिए मोहताज हो जाना, ऐसे में इस फैसला का आना गुजारा भत्ता को लेकर के स्वागत योग्य कदम है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश के बीच कोल्ड वार शुरू हो चुका है। दरअसल विवाद की शुरुआत होती है नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए बयान से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कल लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और शिवपाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले चाचा भतीजे वसूली के लिए निकलते थे। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने योगी के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि खास वस्त्र पहनकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों के बीच फिर से एक बार विवाद शुरू हो चुका है, जिससे यूपी की सियासत गरमाने लगी है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए, और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि साहब हमारी तैनाती हो जाए। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई, और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। मेरे पत्रकार साथी जी न्यूज वाले, मैं कहता हूं तुम बहादुर आदमी हो। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहां नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है या उनके कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। जब इतनी बड़ा सवाल आपने पूछा है तो मैं जानता हूं तुम बहुत खोजी और बहादुर पत्रकार हो। सैफई बहुत दूर नहीं है, वहां जरूर जाओगे और ये जानकारी करोगे कि क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई। न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। तो सुना आपने किस तरह से रोजी रोजगार को लेकर के सियासत अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोप लगाते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उसका जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को रोजी रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इस सियासत से इतर अगर रोजी रोजगार हो तो ज़्यादा बेहतर है। अखिलेश यादव ने भी नीट मामले को लेकर के निशाना साध लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। चलिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे हमारे सहयोगी बीपी यादव। बीपी, जाहिर सी बात है, रोजी रोजगार को लेकर के सियासत कोई नई बात नहीं है। अब तो खुल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने नजर आने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ कभी पर्सनल अटैक नहीं करते थे, लेकिन इस बार आपको पता है कि कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं और योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा चुनावों के बाद से बैकफुट पर है। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की जो दुखती हुई रग है करप्शन, उस पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज हमला किया, वही तुरंत ही अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खेल नौकरी का तो है ही कि नौकरी पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये खेल 10 लोग जो विधानसभा के उपचुनाव में सीटें पर चुनाव होना है, ये पूरा का पूरा उसी के लिए गुणागणित की बिसात है जो इस समय बिछाई जा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि इस समय अगर चूक जाएंगे तो फिर उनकी बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है। वहीं जैसे कि अखिलेश यादव की बारी आई तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कपड़ों को लेकर के हमला तो बोला ही, उसके साथ ही उन्होंने उसी में पीडीए को घुसेड़ा, आरक्षण को लाया, क्योंकि वो भी अपने मुद्दे पर ही, अपने ट्रैक पर ही बात कर रहे हैं। जी सर। जी, जाहिर सी बात है, एक वक्त हुआ करता था जब मुलायम सिंह यादव सरकार में पुलिस भर्ती हुआ था। याद होगा, एक विशेष जाति को लेकर के सियासत चरम पर थी, सारे विरोधी दलों ने सवाल खड़े किए। लेकिन जब हाल में एक आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से अखिलेश सरकार में जो भर्ती हुई थी, अखिलेश जी ने विधानसभा के अंदर वो सूची मांग दी कि हमें नेता सदन वो सूची दे दें जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि 80 या 86 लोगों को एक ही जाति बिरादर से भर्ती की गई थी। वो सूची आज तक नहीं आ पाई, लेकिन सियासी गलियारे में तैर रहा है। जी बीपी। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जान चुके हैं कि जो 80 में से 56 यादव एसडीएम की भर्ती का मामला था, वो पीसीएस की परीक्षा थी और उसका ये हवा हमेशा सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ाया जाता है कि जाति विशेष को लाभ दिया गया और इस जाति को। जाहिर सी बात है कि यादव समाज को लेकर के बात कही गई थी कि इनकी जाति को इन लोगों ने लाभ पहुंचाया और 80 सीटों में से 56 भर्ती कर दिया गया। तो
वो अखिलेश यादव हमलावर हो गए थे सदन में कि आप वो लिस्ट दिखा दीजिए, वो लिस्ट कहां पर है जिस लिस्ट से प्रमाणित हो जाए कि हमने पक्षपात किया और एक ही जाति विशेष के लोगों की भर्ती हुई थी। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि उपचुनाव को लेकर के सियासत अपने चरम पर है। रोजी बेरोजगारी का जो मुद्दा था बीपी, वो पूरे लोकसभा चुनाव में भी सर चढ़कर बोला, और अब जबकि नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है योगी सरकार की ओर से, तो इस मुद्दे को फिर भुनाने की कोशिश है और साथ में ये आरोप लगा करके जो उनसे बिछड़े हुए मतदाता हैं उनको अपने करीब लाने की कोशिश के रूप में देखा जाए इन बयानों को। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए अभी तक लेखपालों के नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए थे। लेखपाल जबकि कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके थे, उपचुनाव शुरू होने से पहले ही ये नियुक्ति पत्र का बांटना, और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी शिवपाल सिंह यादव पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, कभी भी नहीं देखा गया है कि शिवपाल सिंह यादव पर पर्सनल अटैक करते हो, लेकिन इस बार उन्होंने नाम इशारों में चाचा भतीजा की जोड़ी बता दिया और पूरे परिवार को लपेटने की कोशिश किया कि किस तरह से पूरा परिवार जिलों को डिवाइड कर लेता था कि फला जिले तुम, फला जिले तुम, फला जिले तुम वसूली करोगे। तो इस मुद्दे को उठाने का पूरा मतलब ही यही था कि इस समय उपचुनाव होना है और उपचुनाव में इस मुद्दे को उठा करके लोगों के बीच ये संदेश दिया जाए कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार होता था और अब जो गलती हो गई है वो छोड़िए, इस समय चेतिए। और उपचुनाव में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जीत चाहती है। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, 5 सपा के पास है, 5 भाजपा के पास है, और ये लड़ाई भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। और पूरी की पूरी ये जो रोजगार के नाम पर नूरा कुश्ती शुरू हुई है, ये उसी की देन है और उन्हीं 10 सीटों पर फोकस करके ये बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है। जी बीपी, आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है ये जो उपचुनाव होंगे 10 सीटों के, ये 2027 के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। जिस मुहिम में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, चाहे राहुल और अखिलेश की सक्रियता हो, तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर त्वरित रूप से दोनों नेता जाते हैं लोगों के बीच में। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में 2027 को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर रहना हुआ है और मुख्यमंत्री के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है कि लोकसभा की करारी शिकस्त की भरपाई इस 10 विधानसभा के रिक्त सीटों के उपचुनाव से कर ली जाए। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में ये दोनों लोग मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं और छोटी छोटी घटनाएं जैसे ही हो रही हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हाथरस में घटना हुई है, 24 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी 24 घंटे में हाथरस पहुंच जाते हैं, 48 घंटे में राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाते हैं और तुरंत अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंच जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि 27 के चुनाव में फतह करना है और उसी के दिन है कि ये लोग एक्टिव मोड में आ गए हैं और लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं और जान तो फूंक ही गई है। और 2027 का जो चुनाव है उसका ये ट्रायल है। 10 सीटें अगर सब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी मिल करके इस बार अगर फतह कर लेते हैं तो 2027 के लिए बहुत बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने आ जाएगी। और अगर योगी आदित्यनाथ ये 10 सीटें जीत जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए भी ये चुनौती हो जाएगी कि अब आगे की राह हम आसान नहीं होने देंगे। एक सवाल और लेंगे बीपी, जाहिर सी बात है अब ये भी तय हो गया है कि उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक साथ रहेंगे, यानी राहुल अखिलेश की जोड़ी जो है साथ चुनाव में दिखेंगे उपचुनाव में। हालांकि सीटों को, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ फार्मूला बनता है ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्तारूढ़ दल को एक बार फिर परेशानी सताने लगी है? देखिए, सताने क्या लगी है, सत्तारूढ़ दल उस परेशानी में पड़ चुका है। जिसको सत्तारूढ़ दल हवा समझ रहा था, बार बार उस चीज को मुखौटे की तरफ उड़ाया जा रहा था, माहौल उड़ाया जा रहा था कि अखिलेश और राहुल गांधी के साथ कोई करामात नहीं दिखा पाएगा। 2 बार ये लोग फेल हो चुके हैं, तीसरी बार भी फेल होंगे। इवन प्रधानमंत्री तक इस बात को कह चुके थे कि ये लोग फिर हार के अलग हो जाएंगे, आगे इन लोगों की जोड़ी नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जो 2 लड़कों की जोड़ी है उत्तर प्रदेश में इस बार ये साबित कर दी है कि हम लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं। और जहां तक ग्राउंड की बात किया जाए, जनता की बात किया जाए, तो जनता का भी रुझान इन दोनों लोगों के प्रति एक सा है। दोनों लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो लंबा चले और इसी को लेकर के
चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे सपा के कार्यकर्ता हो, दोनों लोगों में बड़ा अच्छा सामंजस्य धरातल पे बनता जा रहा है। अगर इन लोगों की जोड़ी अच्छी चलती है तो जिस तरह से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की जोड़ी लंबा चली है, उस तरह से यूपी में भी चल सकती है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बीपी।